दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं 10th क्लास में साइंस की क्लासेस। ये क्लास नंबर 7 है। इससे पहले मैं आपको 6 क्लास करा चुकी हूँ, भी आपको करनी है। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको कराऊंगी। देखो, सबसे पहले हमें करनी है ऑक्सीकरण कहे या उपचयन कहे, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। दूसरी होती है अपचयन अभिक्रिया। अच्छा, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जोड़ना। तो ये क्या, इसमें क्या लिखेगा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का तो क्या होगा? योग, और हाइड्रोजन की होगी कमी, वो अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण। अपचयन इसका अपोजिट है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो कमी होती है और हाइड्रोजन का योग, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब डेफिनेशन लिखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग, किसका योग होगा? देखो, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का होगा योग, ऑक्सीजन का योग कहे, अथवा हाइड्रोजन की कमी। ऑक्सीकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन की होगी कमी, अथवा हाइड्रोजन की कमी हो, हाइड्रोजन की कमी हो। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या दूसरा नाम क्या है इसका? उपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। अब हम लिखेंगे इसका उदाहरण। कोई भी अगर अभिक्रिया आती है प्रकार, तो उसका उदाहरण आपको जरूर देना है। देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगा इसका उदाहरण? जैसे कि हमारा ये था Cu, कॉपर, इसमें हमने ऑक्सीजन का कर दिया योग, O2 से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? ये CuO। अब देखो इसमें क्या हुआ? कॉपर था, ये कॉपर, इसने क्या करा? ऑक्सीजन का क्या कर लिया? योग, ऑक्सीजन का योग करके बना लिया कॉपर ऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इसे संतुलित करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया? 2। यहाँ पे 2 कॉपर हो गए, तो यहाँ पे भी 2 कॉपर होंगे। तो इस ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीजन का योग। देखो, ऑक्सीजन से योग करके इसने कॉपर ऑक्साइड बना लिया। इसका नाम क्या है? कॉपर ऑक्साइड। और ये कॉपर है और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन गैस होती है, इसलिए अणु के रूप में लिखी जाती है। अब लिखेंगे हम अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? वह, इसका अपोजिट, इसकी अपोजिट है बिल्कुल डेफिनेशन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का तो क्या होगा? योग, और ऑक्सीजन की होगी कमी। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग, अथवा हाइड्रोजन का तो योग होगा, अथवा ऑक्सीजन की कमी होती है, अथवा ऑक्सीजन की कमी होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। अब हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। देखो, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि हमारा ये है कॉपर ऑक्साइड, CuO है, इसकी अभिक्रिया हमने किससे करा दी? H2 से। तो देखो इसमें अब क्या होगा? इसके पास यहाँ पे ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन किसके पास चला जाएगा? H के पास। इससे अभिक्रिया करके H2O बना लेगा, कॉपर अलग निकल जाएगा और प्लस H2 अलग। तो देखो इसका क्या हुआ है? कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? यहाँ से ऑक्सीजन की इसमें कमी आ गई। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो भी हमने पढ़ी है ना, ऑक्सीकरण अपचयन, दोनों प्रकार की क्रिया होती है इसमें। तो इसमें हम लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया,
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक मैंने आपको बताया है इधर जो होते हैं वे अभिकारक, इधर बनते हैं वो उत्पाद, जिसमें एक अभिकारक जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण, क्या होगा एक का तो ऑक्सीकरण, तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का तो होगा ऑक्सीकरण और दूसरे अभिकारक का क्या होगा? अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब हम लिखेंगे इसका उदाहरण, जैसे कि अभी लिखा था हमने CuO प्लस अभिक्रिया किससे कर देंगे इसकी? H2 से, और क्या बन जाएगा? Cu, देखो Cu तो अलग हो जाएगा और इसकी अभिक्रिया हो जाएगी इसमें, मतलब ऑक्सीजन की किस में हो जाएगी? हाइड्रोजन में, तो क्या बन जाएगा? H2O। अब हम देखेंगे किसका ऑक्सीकरण हुआ है इसमें और किसका अपचयन। देखो जो CuO था और यहाँ पे क्या बन गया? ये Cu बन गया। क्या हुआ इसमें? इसके पास ऑक्सीजन था, इसके पास क्या था? ऑक्सीजन, और अब हमारे पास क्या होगी? ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी किसे कहते हैं? देखो ऑक्सीजन का योग है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की कमी है तो क्या होगा? अपचयन, तो इसका तो क्या हुआ है? अपचयन। अब जो दूसरा अभिकारक है H2, देखो H2 था और इसके पास अब क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। H2 था अकेला, इसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो मतलब ऑक्सीजन की होगी वृद्धि, तो ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहते हैं? अपचयन या फिर उपचयन। तो क्या कहेंगे इसे? उपचयन, अपचयन हो गया इसका तो, और इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ये दोनों क्या है? अभिकारक, ये दोनों क्या है? उत्पाद। तो हमने क्या पढ़ी थी डेफिनेशन में? जिसमें एक अभिकारक का तो क्या होता है? ऑक्सीकरण। देखो इस वाले अभिकारक का तो हो गया ऑक्सीकरण और दूसरे अभिकारक है ये, इसका क्या हो गया? अपचयन। तो यही रासायनिक अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और इसे किस नाम से भी जानते हैं? नोट में लिख लो, नोट में लिखो, रेडॉक्स अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीकरण उपचयन अपचयन, ऑक्सीकरण भी लिख सकते हैं और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन लिखो या फिर लिखो उपचयन अपचयन, उपचयन अपचयन, या ये लिखो या ये, अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं संसारण। संसारण देखो क्या होता है? संसारण धातु पे लगता है, जैसे आपने देखा होगा लोहा, लोहे पर कुछ समय बाद क्या होता है? अगर उस पर पेंट ना करे तो उस पर एक लालिमा युक्त पतली सी परत जम जाती है, उसको कहते हैं लोहे पर जंग लगना, मतलब लोहे का संसारण। क्या कहलाता है? लोहे का संसारण। तो हम इसी को लिखेंगे, संसारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु अपने आसपास अपने
अम्ल अम्ल अथवा आर्द्रता। आर्द्रता किसे कहते हैं? नमी को। आर्द्रता ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? नमी के संपर्क में आती है। इसकी क्या आती है? संपर्क में। संपर्क में आती है, संपर्क में आती है, तब यह संसारित होने लगती है। क्या होने लगती है? संसारित। तब यह संसारित होने लगती है, होने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संसारण। संसारण कहते हैं। समझ आएगा आपको? जब कोई धातु अपने आसपास, कोई धातु का टुकड़ा है, लोहा है, मतलब इस तरह की कोई भी धातु है, उसने क्या किया है? अपने आसपास अम्ल अथवा आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है, तब यह संसारित होने लगती है। मतलब उसके ऊपर एक परत जम जाती है, ये वो घटने लगती है। लोहा देखा होगा आपने, उसके ऊपर जंग लग जाता है, तो किसका उदाहरण है? वो संसारण का। मतलब लोहे का संसारण हो रहा है, लोहे की हानि हो रही है। तो अब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम, लोहे पर जंग लगना। इस पर लोहे पर क्या लगता है? लोहे पर जंग, जिसे आप जंग बोलते हैं ना, गांव में जंग बोलते हैं, वो जंग होता है जंग। तो लोहे पर क्या लगना? जंग लगना। जंग लगना। कभी तुम सोच लो कि जंग वो लड़ाई वाली नहीं है, ये जो परत जमती है उसके ऊपर। नंबर 2, आपने देखा होगा चांदी। चांदी के ऊपर कैसी परत चढ़ जाती है? जब वो देखो नई चांदी लाते हैं, एकदम चमचमा, एकदम बहुत अच्छी चमकती रहती है, लेकिन कुछ समय बाद क्या हो जाती है? वो काली। तो उसके ऊपर कैसी परत चढ़ जाती है? काली। उसी को क्या कहते हैं? संसारण का उदाहरण है वो भी। तो चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, काली परत का चढ़ना। चांदी के ऊपर कैसी परत चढ़ती है? काली। अब आती है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, जैसे कि आपकी मम्मी ने खाना बनाया, ठीक है, अब वो खाना खत्म नहीं हुआ आपका एक दिन में, फिर आपने अगले दिन देखा वो सब्जी कैसी हो जाती है, उसका गंध, स्वाद सब कुछ बदल जाता है, मतलब खराब हो जाती है। क्या कहते हैं उसे? खराब हो गई, मतलब वो विकृत गंधिता हो गई। उस प्रक्रिया को कहते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, तो विकृत गंधिता में हम क्या लिखेंगे? जब कोई वसा युक्त खाद्य सामग्री, वसा युक्त मतलब वसा होनी चाहिए उसमें, तेल युक्त, पानी, ये सब मिला हो जाए। ये नहीं कि आपके घर में आटा रखा है कि वो विकृत गंधी हो जाएगा, नहीं, वो नहीं होगा। वो सूखा हुआ आटा खराब नहीं होता, गीला आटा खराब हो जाता है, और जब हम उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख देते हैं तो सूखे पर नहीं होगा, वसा युक्त खाद्य सामग्री होनी चाहिए। अब हम लिखेंगे इसमें जब कोई वसा युक्त खाद्य सामग्री लंबे समय तक, मतलब 1-2 दिन, लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखी जाती है, वायु के संपर्क में रखी जाती है, तब उसका स्वाद व गंध, स्वाद भी बदल जाता है, स्वाद व गंध, गंध भी बदल जाती है, बदल जाती है, बदल जाती है, स्वाद भी बदल जाता है, और क्या बदल जाता है? गंध भी। जब कोई वसायुक्त तो खाद्य सामग्री लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखी जाती है, तब उसका स्वाद व गंध बदल जाती है। क्यों बदल जाती है स्वाद व गंध? क्योंकि जो खाद्य सामग्री है ना, वो बाहर वायु में क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसका क्या कर लेती है? ऑक्सीकरण। गंध व स्वाद बदल जाती है तथा ऑक्सीजन खाद्य सामग्री से अभिक्रिया करके खाद्य सामग्री का क्या कर देते हैं? ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण कर देते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? विकृत गंधिता। इस प्रक्रिया को
विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। अब हम लिखेंगे इसका उदाहरण, जैसे कि आटे का सड़ जाना। कैसा आटा? जो गीला आटा है, सूखा आटा नहीं सड़ेगा। कभी आप कहोगे नहीं कि मैं सड़ गया है, विकृत गंधी हो गया है, ये बेकार नहीं, उसका स्वाद गंध कुछ नहीं बदलता क्योंकि वो सूखा हुआ है। गीले आटे का सड़ जाना, क्या लिखेंगे इसके उदाहरण? गीले आटे का सड़ जाना, गीले आटे का सड़ जाना, क्या है इसका ये उदाहरण। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। देखो ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, इसके कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं वो करा दूंगी मैं, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। स्क्रीनशॉट के साथ